Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sarma's Nice Jadoo। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 ही को करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 को आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन। इसके बाद हम पार्ट 2 को जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो फर्स्ट जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान बदल जाता है। देखो, अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली इसका आंसर बताऊं तो यह कथन असत्य है। ठीक है, अब आप लोग अभी तो इस क्वेश्चन को कर दोगे यहाँ पे असत्य करके, ठीक है, लेकिन जब आप इसको आगे करोगे तो आप बोल सकते हो। तो उसके लिए हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे कि आखिरकार यह स्टेटमेंट है ये रॉन्ग क्यों है। तो कैसे इसे देखेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यानी सीधा सीधा हमें क्या बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज बनाना है। ट्रांसपोज में ही हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते थे। तो ए डैश ट्रांसपोज को डैश से दिखाते हैं, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 3 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हमने क्या किया है बेसिकली कि 1 और 2 ये क्या थी, रो थी, तो हमने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली 3 4 रो थी, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 और 3 ये जो कॉलम था इसको रो में कन्वर्ट करा है, 2 और 4 जो कॉलम था इसे रो में कन्वर्ट करा है। दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, तो अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 चौक 4 माइनस 2 3 6 माइनस 2। ठीक है, अब इस वाले डिटर्मिनेंट का ए डैश का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 4 एकम 4 माइनस 2 3 6 बराबर -2। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर भी -2 आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में आंसर इक्वल है, या फिर हम कहीं सारणी का मान सेम आया है, जबकि स्टेटमेंट में बोला गया है सारणी का मान बदल जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके बी पार्ट को देखेंगे। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि यदि सारणी के पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को m से गुणा कर दिया जाए और दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को n से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान mn गुना हो जाएगा। तो डायरेक्टली तो इसका आंसर राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा ताकि हम इसे फ्यूचर में भी याद रख सकें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लिया सेम 1 2 3 4 ए बी सी डी भी ले सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, जो नया मैट्रिक्स है उसमें बोला है कि पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को m से गुणा कर दिया जाए। स्तंभ पहला ये हो गया, इसके प्रत्येक एलिमेंट को m से, यानी 1 की m से मल्टीप्लीकेशन की तो m, 3 की m से करेंगे तो 3m। आगे क्या बोला है कि दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को n से गुणा कर दिया जाए, यानी ये जो दूसरा कॉलम है इसके प्रत्येक एलिमेंट में n से मल्टीप्लीकेशन, यानी 2n और 4n। ठीक है, तो सारणी का मान mn गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 4mn माइनस 3 दूनी 6mn, क्या मिलेगा हमें माइनस का 2mn। और पूछा क्या गया था, सारणी का मान mn गुना हो जाएगा, तो mn की मल्टीप्लीकेशन 2 से हो रही है, यानी सारणी का मान mn गुना हो रहा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है कि यदि किसी सारणी के कोई स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। सर्वसम का मतलब है समान हो, यानी दो स्तंभ या फिर कहीं कॉलम समान हो, उसमें जो एलिमेंट है वो बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ए बी और ए बी। यहाँ पर क्या है, यदि कोई दो स्तंभ समान है, यहाँ पर रो है समान, हम लेते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम समान है। ठीक है, इसको हटाओ इससे भी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम समान है। सपोज यहाँ ए और ए है तो यहाँ पर भी ए और ए है। ठीक है, यानी ये देखो ए का एक कॉलम है, दूसरा भी ए और ए का कॉलम है। तो ये जो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो ए की ए से मल्टीप्लीकेशन होगी ए स्क्वायर माइनस ए की ए से मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर, तो हमें आंसर क्या मिला, 0। यानी स्टेटमेंट हमें जो दे रखी थी उसमें भी यही दे रखा था कि यदि किसी सारणी के कोई दो स्तंभ सर्वसम या फिर समान हो तो उसका मान 0 होता है, तो हमें वैल्यू मिली 0। यानी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य। देखो अगर हम आंसर शीट पे जाते हैं तो आपके आंसर शीट में जो इसके बी पार्ट दे रखा है उसमें असत्य दे रखा है जबकि सत्य आना है। ठीक है, तो आंसर शीट पे ना जाएं, प्रैक्टिकली जो सही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में बोला गया है कि यदि किसी सारणी की पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में बदल दें तो नए सारणी का मान बदल जाता है। ठीक है, जैसे सपोज हमने पहला मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब जो दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम, उसमें बोला गया है पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में, यानी दूसरी पंक्ति क्या है सी डी, इसे हमने ले लिया पहली पंक्ति में और ए और बी पहली पंक्ति है तो इसे बना दिया हमने दूसरी पंक्ति में। अब हम आंसर निकालते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और अगर हम ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसका निकालें तो इसका आंसर कितना आएगा, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, तो क्या मिला, देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ए डी माइनस बी सी, अब यहाँ पर ए डी माइनस बी सी, यहाँ पर भी ए डी माइनस बी सी है, लेकिन साइन का डिफरेंस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है, चेंज है, और यही सेम स्टेटमेंट में बोला था कि सारणिक का मान बदल जाता है, यानी स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि कोई भी हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम 0 बने, मतलब ये जो पोजीशन दे रखी हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें ये करना है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे यहाँ पर 0 बने। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी दो रो जिसमें एलिमेंट सेम है या कोई भी दो कॉलम जिनमें एलिमेंट सेम है, सपोज मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे है 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, दो कॉलम हमारे क्या है, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया कि दो कॉलम सेम सेम ले लिए। ठीक है, तो जब दो कॉलम सेम है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली एक और मैं मैट्रिक्स लूं 1 1 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर भी 1 कर लो 1 1 1, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ये रो और ये रो सेम एलिमेंट है तो इसका आंसर भी हमारा 0 होता है। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी दो कॉलम अगर आपस में इक्वल है या कोई दो रो आपस में इक्वल है तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे कि हम कोई भी दो रो दो कॉलम तीन रो तीन कॉलम कुछ भी करके जोड़ के घटा के भाग करके गुणा करके हमें 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या है कि R1 जो रो दे रखी है उसमें हम R1 माइनस R2 कर देंगे, R1 को हम बदल देंगे R1 माइनस R2 में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि R2 हम बदल देंगे R2 माइनस R3 में, एंड तीसरी प्रॉपर्टी होगी
R3 चेंज कर देंगे R3 माइनस R1 में, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो जब हम R1 में से सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट एक बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब R1 की जगह R1 माइनस R2 करना है। R1 ये पूरा हो गया, R2 ये पूरा हो गया। R1 में से R2 गया कितना बचा, 265 में से 240 गया कितना बचा, 25। 240 में से 225 गया तो कितना बचा, 15। ओके, और 219 में से जब 198 जाएगा तो 21, ठीक है। सिमिलरली R2 की जगह हमें क्या करना है, R2 माइनस R3, ठीक है। कैसे करेंगे, 240 में से 219 गया कितना बचा हमारे पास, 21, ठीक है। 225 में से 198 गया तो कितना बचा, 27, ठीक है। 198 में से 181 गया तो कितना बचा हमारे पास, 17, ठीक है। अब R3 को हमने चेंज किया है, इस वाले साइन को बोलते हैं चेंज टू, ठीक है। यानी R3 चेंज टू R3 माइनस R1। तो R3 में से जब R1 जाएगा तो 219 माइनस 265, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, R3 माइनस R1 हमें मिलेगा यहाँ पे 46, ठीक है, माइनस का 46। ओके, यहाँ पर हम 240, यहाँ पे हम 198 में से 240 आएंगे तो सबसे पहले तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आएगा, माइनस का 42, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम माइनस का आएगा क्योंकि 181 में से हम 219 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 219 में से जब 180 बन जाएगा तो 9 में से 1 गया 8, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, माइनस 38। अब हमारे पास डिटरमिनेंट ये बन गया, ठीक है। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लगाएंगे R3 चेंज टू R2 प्लस R3, ठीक है। R3 में प्रॉपर्टी लगाएंगे कि R2 प्लस R3 की, ठीक है। तो पहली वाली जो रो है हमारी वो तो एज इट इज रहेगी, 25, 15 एंड 21। दूसरी रो भी सेम रहेगी और तीसरी रो में हमें R2 प्लस R3 करना है, यानी ये R2 है और पूरी रो ये R3 है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो -46 और 21 कितना आएगा, -25, -42 प्लस 27, 15 माइनस का -38 प्लस 21, सॉरी -38 प्लस 17 माइनस का 21, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर इसे आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखो। हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई दो रो इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। हमें यहाँ पर दो रो पूरी पूरी इक्वल मिल रही है, लेकिन जो सबसे लास्ट रो है उसमें माइनस साइन दे रखा है, तो हम सब में से -1 कॉमन ले लेंगे ताकि हम प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी थी उसे अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो -1 हमने ले लिया कॉमन, तो अब हमें क्या मिला, 25, 15, 21, 21, 27 एंड 17, 25, 15, 21, क्योंकि हमने इस वाली रो से -1 कॉमन ले लिया था। तो अब पहली रो और तीसरी रो इक्वल है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, -1 इंटू 0, तो -1 इंटू 0 बराबर 0, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, हमें कोशिश ये करनी है मैक्सिमम 0 बनाएं, लेकिन अगर 0 ना भी बन रहा है तब भी हमें मैट्रिक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। रिड्यूस कैसे किया है हमने, देखो यहाँ पर कितनी बड़ी वैल्यू दे रखी थी, 265। अगर हम इसे यूजुअली अगर हम इसे सॉल्व करते तो इसमें काफी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती, तो हमने इसे रिड्यूस करा है। 265 को हमने 25 पे हम लेके आए थे, उसके बाद यहाँ पर लेके आए, उसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल 132। कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 में, और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 में। ठीक है, कैसे करेंगे? तो C1 को करना है हमें C1 माइनस C2 में, यानी 29 माइनस 26 3, उसके बाद 25 माइनस 31, तो माइनस का साइन आएगा और हमें कितना मिलेगा? माइनस का 6। अब 63 माइनस 54, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 9। उसके बाद C2 को बदलना है C2 माइनस C3 में, तो 26 माइनस 22 4, 31 माइनस 27 4, 54 माइनस 46 8। ठीक है, यहाँ पर हमें एज इट इज कॉलम लिखना है क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। अब यहाँ पर 369 है, यानी इस पूरे कॉलम से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और इस पूरे कॉलम से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने एक 3 कॉमन ले लिया, दूसरा 4 इंटू करके हमने साइन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? 22 27 46। अब हमने पढ़ा था कि हम मैक्सिमम 0 बनाएंगे, तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं कि C1 माइनस C2, अगर हम 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे C1 चेंज टू C1 माइनस C2, तो 12, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, 1 में से 1 गया 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब 1 1 2 22 27 46। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? 12, देखो इसके आगे हम 0 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब सॉल्व कर लो, 0 यहाँ पर आ गया, इसे यूजुअली जैसे हम नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, वही करना है। तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 की जिससे भी मल्टीप्लिकेशन होगी 0 बनेगा, तो हम लेंगे डायरेक्ट 1, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट साइन लेते हैं। तो इस वाली पोजीशन पे रो कॉलम को हमने कर दिया हाइड, हमें क्या मिलेगा? -3 इंटू 46 और 1 इंटू 27, तो -3 इंटू 46 माइनस 1 इंटू 27। ठीक है, प्लस 22। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू 2 -1 इंटू 1, तो -3 इंटू 2 -6 और 1 इंटू 1 -1। ठीक है, तो हमें मिलेगा 12 -1, यहाँ पर हो गया -138 -27 प्लस 22 इंटू -7, तो 12 -1 इंटू 8 7 15, 3 2 5 और 1 6, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और प्लस यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 154। तो ये यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर बन जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद -1 इंटू -165 प्लस का 165 हो जाएगा -154। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो इसे, यहाँ पर जब 12 की मल्टीप्लिकेशन हम, यहाँ पर कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो 12 की हम मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हमें मिलेगा 132। ठीक है, 132 मिलेगा, दिख रहा है आप लोग को? तो यही हमें बात प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा था कि इस डिटर्मिनेंट के इक्वल 132 है, और यही हमने चीज को प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे, इसमें हमें इक्वल 0 लाना है। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इसमें अगर हम दूसरे वाले कॉलम में हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 9 से अगर हम हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे कॉलम को ऐड कर दें पहले कॉलम में। ठीक है, कैसे? जैसे 9 की अगर हम मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 9 से 63, और इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो 9 से 63 और प्लस 2 65। ठीक है,
तो यहाँ पर भी 65 बनेगा, इधर भी 65 बनेगा, और दो जब हमारे कॉलम सेम आ जाएंगे तो हम 0 लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, करना क्या है इन क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करने से पहले ये कोशिश करनी है कि कोई दो रो या कॉलम इक्वल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अगर इक्वल नहीं बन रहे हैं तो मैक्सिमम 0 हम बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे C1 चेंज टू C1, सॉरी C1 चेंज टू C2 प्लस 9C3, C1 चेंज टू C1 प्लस 9C2। मतलब क्या है कि C1 में हम ऐड कर रहे हैं C2, वो भी C2 की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो हमें C1 किस में बदल जाएगा, 9 सत्ते 63 और 2 65। ठीक है, सिमिलरली 9 अट्ठे 72 और प्लस 3 75। ठीक है, 9 नी 81 और 5 86, और बाकी सारे कॉलम एज इट इज रहेंगे क्योंकि हमने सिर्फ C1 में प्रॉपर्टी को यूज किया है। अब क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसके इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, R1 को चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्योंकि दो C हैं, दो A हैं और दो B हैं, तो 2A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो जाएगा, 2C प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z। यहाँ पर एज इट इज रखेंगे हम इसे। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इस सब में से दो हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो हमें मिला A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X प्लस Y। अब हमें जो राइट हैंड साइड प्रूफ करना है उसको देखते हैं कि दो बाहर आना था, आ गया। आगे क्या दे रखा है कि पहले कॉलम में ABC बने। ABC कैसे बनेगा, ABC बनेगा अगर हम R2 में से R1 को हम चेंज करते हैं R2 माइनस R1 में। तो हम क्या करेंगे, R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस R1 में, और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R1 में। ठीक है, क्या लिखेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहली रो तो हमारी एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा चेंजेस नहीं होगा। अब R2 माइनस R1 करना है तो A प्लस B में से जब C प्लस हो जाएगा, सॉरी R2 माइनस R1 है
तो सी प्लस ए में से जब ए प्लस बी प्लस सी जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का क्यू बचेगा और यहाँ पर माइनस का वाई बचेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम R3 माइनस R1 करते हैं यानी ए प्लस बी में से ए प्लस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस सी आएगा, यहाँ माइनस आर आएगा और यहाँ माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरी रो से माइनस कॉमन लें और तीसरी रो से माइनस कॉमन लें तो माइनस माइनस, जब इधर से भी माइनस है इधर से भी माइनस है तो बाहर माइनस माइनस जाके क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। इसे हम आगे दिखा भी सकते हैं। 2 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी सी, p प्लस क्यू प्लस आर, क्यू एंड आर, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई एंड जेड, ठीक है। तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा यानी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमने -1 इंटू -1 किया तो हमें +1 मिल गया यानी 2 इंटू 1 2 मिल गया। आगे हम क्या प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि हम R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बी प्लस सी करेंगे और हम पहली रो में से बी प्लस सी को जब घटाएंगे तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा और ए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें पी मिल जाएगा और इधर हमें एक्स मिल जाएगा। तो 2 क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो इसे सॉल्व करके ही मैं आपको दिखा दूँ। ए प्लस बी प्लस सी में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी प्लस सी को, यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए प्लस आर को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई प्लस जेड को, और यहाँ पर बी सी क्यू आर वाई और जेड एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए, इधर हमें क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू से सॉरी क्यू प्लस आर में से क्यू प्लस आर जाएगा तो क्यू प्लस आर से क्यू माइनस का क्यू प्लस आर कैंसिल हो जाएगा तो इधर मिल जाएगा पी, इधर मिल जाएगा वाई प्लस जेड प्लस का होगा, इधर वाई प्लस जेड माइनस का होगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा एक्स वाई जेड। और राइट हैंड साइड हमने क्वेश्चन में देखा था सेम यही डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो यही बात हमें प्रूव करनी थी तो हम देखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है 4a² b² और c²। तो इसमें हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जब हम R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर R1 माइनस R2 प्लस R3 यानी b² प्लस c²। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a² माइनस c² प्लस a² प्लस c², ठीक है। a² माइनस b² प्लस a² प्लस b², और दूसरी और तीसरी रो एज इट इज रहेगी, b² a² प्लस b², ठीक है। तो अब b² प्लस c² और इधर भी माइनस का है b² प्लस c² तो 0 आ जाएगा। इधर हमें क्या मिलेगा, a c² और c² जोड़ के हो जाएंगे 2c² और इस a² से a² कट जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 2c², ठीक है। सिमिलरली b² जोड़ के हो जाएंगे 2b² और इस a² से ये स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस मिल जाएगा हमें 2b², और एज इट इज हमें बाकी सारे एलिमेंट्स को रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम 0, तो हमारा यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 0 भी रखा है तो 0 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो हम जब नेक्स्ट ये जो एलिमेंट लेंगे यहाँ पर माइनस साइन आएगा और पहले से भी माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस 2c² हो जाएगा। फिर इस पोजीशन पर हमने रो एंड कॉलम को किया हाइड और ये आ गया। उसके बाद फिर हमने इसके बाद हम लेते हैं प्लस साइन को, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया था जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन अब हम लेंगे प्लस साइन
अब क्योंकि यहाँ पर दे रखा है -2b², तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2b², उसके बाद रो एंड कॉलम को हाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये मिला। तो ओवरऑल हमें सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो होगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो 2a² b²c² और 2a² b²c² ऐड होकर मिल जाएगा 4a² b²c²। और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसके इक्वल हमें 0 को प्रूफ करना है। इससे पहले हम समझेंगे कि ये जो अंदर दे रखे हैं एलिमेंट, ये क्या है। देखो ये आपको देखने में डब्लू के जैसा ही लगेगा, पर ये डब्लू नहीं है। डब्लू हम कुछ इस तरह से बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे गोल करके भी डब्लू को बनाते हैं, लेकिन अगर ये जो डब्लू है इस वाली किनार को अगर हम ऐसे गोल करते हैं तो ये ओमेगा कहलाएगा। ठीक है, तो ये ओमेगा है, ये डब्लू है और ये भी हमारा डब्लू है। और एक ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है कि 1 + ओमेगा बराबर 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या मिलेगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चाहे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कर लो या ये लिखो, बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसे वैसे ही लिख सकते हैं और R2 एंड R3 एज इट इज हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला 1 + ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैंने बताया था कि 1 + ओमेगा बराबर 0 होता है। ये ओमेगा की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और R2 एंड R3 एज इट इज। तो जब कभी भी एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम 0 बनता है, तब उस डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें प्रूव करना है 0। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, BC माइनस सी ए करेंगे तो C कॉमन ले सकते हैं, B माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, इसकी मल्टीप्लाई कर दी AB प्लस AC माइनस BC और प्लस AB। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 - 1 0 और यहाँ पर मिलेगा आपको A कॉमन ले लिया तो C माइनस B। यहाँ पर मिलेगा BC प्लस AB माइनस CA प्लस CB। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद और R3 हम नेगेटिव उतार लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 C B माइनस A C माइनस C A B। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर से आएंगे तो बाहर आके माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका जो बी सी है वो बी सी से बी सी कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ए बी माइनस सी ए, और यहाँ पर तो है ही सी ए प्लस सी। ठीक है, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 0 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी ए बी। यहाँ पर से हम माइनस सी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सी बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे माइनस ए को कॉमन, तो मिलेगा, जब हमने यहाँ से माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा सी माइनस बी और यहाँ पर मिलेगा सी ए प्लस बी। ऐसा हमने क्यों किया था, विद माइनस साइन को लेकर हमने इसलिए किया था क्योंकि अगर हम यहाँ से सी को कॉमन ले लें और बी माइनस ए को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, सी हमने क्या किया है, सी बी माइनस ए को कॉमन लिया है
और दूसरी रो से हमने लिया है ए सी माइनस बी को कॉमन, तो हमें मिलेगा 0 1 -1 0 1 -1 और नीचे हम R3 वाली रो को एज इट इज लिख लेंगे। तो पहली रो और दूसरी रो एकदम इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी बी माइनस ए सी माइनस बी और इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो हमें मिलेगा 0 और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रूव करना है 0, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, तो इसमें अगर हम मैक्सिमम 0 ना भी बनाए तब भी हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। देखो पहला एलिमेंट 0 है, तो इससे पूरी टर्म हमें 0 मिल जाएगी, तो हम लेंगे सेकंड वाला एलिमेंट यानी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पर रो कॉलम को हाइड किया, तो माइनस ए इंटू 0 0 माइनस बी इंटू माइनस सी माइनस बी सी, उसके बाद माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू 0 0, ठीक है। तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बी और माइनस बी सी, तो माइनस ए बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी 0, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे ही क्वेश्चन। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के सारे ही क्वेश्चन। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो 4A मैंने एक्सरसाइज है उसको करा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा हर एक कमेंट आपको हर एक कमेंट का जवाब मुझसे मिलेगा, ठीक है, और आपके डाउट भी सॉल्व होंगे, ओके। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस चीज पे ध्यान देके आपको उसे और सही ढंग से बताऊं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 4B एक्सरसाइज के, ओके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।